हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि हमारे एनसीईआरटी का है। लेकिन अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जैव अणु। जैव अणु पे अब तक हम 5 लेक्चर्स आपने देखा हम कर चुके हैं। और 5th लेक्चर में हमने प्रोटीन के बारे में चर्चा की थी। प्रोटीन की मैंने आपको कुछ संरचनाएं भी बताई, जिसमें आपका रेशेदार प्रोटीन और आपका गोलीकार प्रोटीन था। गोलीकार प्रोटीन को भी हमने 4 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया, और वो वर्गीकरण था आपका प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क के आधार पर। इतना क्लियर? तो ये टॉपिक जो है, आई होप सभी बच्चों को क्लियर है और सबने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बखूबी समझ लिया है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और ये हमारी एनसीईआरटी का बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी इसमें से भी अराइज हो जाता है। तो आज का टॉपिक, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसका नाम है प्रोटीन का विकृतीकरण एवं एंजाइम। ठीक है, तो प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है? प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब है कि हमने प्रोटीन के नेचर को ही बदल दिया, और इसको हम कहेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन करना मतलब प्रोटीन के नेचर को ही बदल देना। हमने प्रोटीन की प्रकृति को ही बदल डाला। अब देखो, प्रोटीन जो था वो आपका कौन से नंबर का बायोमोलिक्यूल था? इससे पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाया। ये आपका सेकंड जो था वो आपका बायोमोलिक्यूल है। उसके बाद जो थर्ड बायोमोलिक्यूल है वो आपका एंजाइम है। ये भी एक शॉर्ट सा टॉपिक है जिसको हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो आपके बायोमोलिक्यूल बचेंगे वो बचेंगे आपके विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स और आपके हार्मोन्स। तो टोटली हमें यहाँ पर 6 to 7 बायोमोलिक्यूल्स की चर्चा करनी है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक एसिड, ये 4 इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर के हैं, जिसमें से मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं। ओके, तो चैप्टर क्योंकि कम मार्क्स का है तो हमें इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं बोर्ड एग्जाम में। तो हम हर चैप्टर को अच्छे से करके जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 6, और इसका नाम है प्रोटीन का विकृतीकरण। अब देखो, प्रोटीन का विकृतीकरण एक्चुअल में होता क्या है? मतलब हमने प्रोटीन के नेचर को चेंज किया। प्रोटीन के नेचर को चेंज करना मतलब उस प्रोटीन के साथ कुछ छेड़खानी करना। क्या छेड़खानी करोगे? या तो आप उसका टेम्परेचर बदल दोगे, या उसमें प्रेशर बदल दोगे, या क्या करोगे, आप उसके पीएच को बदल दोगे, या फिर आप उसके हाइड्रोजन वाले आबंधों को क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, तभी उसका नेचर बदल जाएगा। और आप एक चीज बहुत अच्छे से समझो कि अगर आपने प्रोटीन के नेचर को बदला तो वो आपका जैविक रूप से सक्रिय नहीं रहता। जितनी सक्रियता उसमें रहती है वो सक्रियता उसकी सारी नष्ट हो जाती है। और ये जो सारी सक्रियता नष्ट होती है ना, ये एक्टिविटी प्राकृत प्रोटीनों की खत्म होती है। तो प्राकृत प्रोटीन होते क्या हैं? डीनेचरेशन से पहले आपको, विकृतीकरण से पहले आपको प्राकृत प्रोटीन को समझना जरूरी है। तो हमारा पहला मुद्दा प्राकृत प्रोटीन। देखते हैं प्राकृत प्रोटीन क्या होता है। पहले हम प्राकृत प्रोटीन को समझेंगे। तो प्राकृत प्रोटीन हमारे होते क्या हैं? जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को हम प्राकृत प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, बात को पहले समझो। जैविक निकाय में पाई जाने वाली विशेष त्रिविम संरचना,
जब आपने प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखा तो आपने देखा कि उसका एक स्पेशल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, कोई सिंपल सा स्ट्रक्चर तो नहीं है। अगर मैं प्राथमिक की बात करती थी तो वो स्ट्रेट था, अगर मैंने सेकेंडरी की बात की तो वो थोड़ा हेलिकल था, थर्ड मैंने अगर तृतीयक की बात की तो उसमें 2 हेलिक्स आपस में कंबाइन थी, और चतुष्क वाला थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड था। तो प्रोटीन के जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हैं वो एक विशेष त्रिविम संरचना है, और विशेष त्रिविम संरचना अगर आपके नेचर में पाई जाती है तो आप देखोगे कि वो आपके जैविक सक्रिय होते हैं। जैविक सक्रिय का मतलब होता है बायोलॉजिकली एक्टिव। तो बायोलॉजिकली एक्टिव जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत प्रोटीन। क्या बोलते हैं उनको? उनको हम कहते हैं प्राकृत प्रोटीन। ठीक है, अब अगर आपने इस प्राकृत प्रोटीन में कोई भी भौतिक आपने अंतर किया या इसमें इसके भौतिक गुणों में आपने कुछ परिवर्तन किया तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन ने अपना विकृतीकरण कर लिया। तो आप क्या बोलोगे कि भौतिक गुण। ठीक है, कौन कौन से भौतिक गुण पहले समझो। भौतिक गुण भी बोल सकते हो, भौतिक परिवर्तन भी बोल सकते हो, इसको आप परिवर्तन भी बोल सकते हो। भौतिक गुण या भौतिक परिवर्तन। अब आप क्या क्या भौतिक परिवर्तन करते हो देखो। आपने बोला कि हमने ये जो हमारा प्राकृत प्रोटीन था ना, प्राकृत प्रोटीन मतलब जो नेचर में ऐसे पाया जाता है जिसके अंदर एक स्पेशल 3 डायमेंशनल फीचर्स हैं, और जिसके साथ में हम ये देखते हैं कि वो प्रोटीन बहुत ज्यादा जैविक रूप से सक्रिय भी है। हमने उसके अंदर कुछ भौतिक परिवर्तन किए। भौतिक परिवर्तन मतलब ताप को बदलना, टेम्परेचर को हमने चेंज कर डाला, दबाव प्रेशर को बदलना, पीएच बदलना, हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ना, या क्या करना, उस प्रोटीन की अभिक्रिया किसी अम्लीय या क्षारीय माध्यम से कर देना। या तो कुछ अम्लीय माध्यम ले लो या कुछ आप उसका लिए क्षारीय माध्यम ले लो। आप या तो कोई अम्लीय माध्यम ले लो या कोई क्षारीय माध्यम ले लो। ये भौतिक परिवर्तन आप किसी भी प्रोटीन में करते हो, और कौन से प्रोटीन में करते हो? आप इसके प्राकृत वाले प्रोटीन में करते हो। तो अगर हमने प्रोटीन में इनमें से कोई भी चेंज किया, ये मैंने इतने सारे आपके चेंजेस लिखे हैं, प्रोटीन प्राकृत प्रोटीन में कुछ भी इनमें से परिवर्तन कर दो तो क्या देखोगे कि आपका जो प्रोटीन है कौन सा, गोलीकार वाला, ग्लोबुलर वाला, गोलीकार को हम ग्लोबुलर भी कहते हैं। तो गोलीकार प्रोटीन जो है उसमें उसकी जो हेलिक्स है वो खुल जाती है, और हम कहते हैं कि अब उसका आकार कुंडलित न रह के अकुंडलित हो गया। तो होगा क्या? अगर आपने इनमें से कोई भी परिवर्तन किया, इन परिवर्तन में से मतलब अगर आपने तापमान बदल दिया, उसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, आपने उसका पीएच बदल दिया, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को आपने छेड़ दिया, या फिर आपने उसको किसी अम्लीय या क्षारीय माध्यम में कोई भी अभिक्रिया करवा दी, तो होगा क्या? जो आपका गोलिकाकार प्रोटीन है, इसको आप ग्लोबुलर प्रोटीन भी कह सकते हो, इंग्लिश में हम इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। उसकी जो हेलिक्स है ना, जो हेलिक्स आपने देखा स्प्रिंग शेप में, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई, अभी भी मैं आपको बताऊंगी, उसकी हेलिक्स खुल जाती है। क्या होती है? उसकी हेलिक्स खुल जाती है, और वो हेलिक्स खुल जाती है तो हम बोलेंगे कि उसकी जो हेलिक्स है वो अकुंडलित हो गई। तो हम क्या कहेंगे? जो हेलिक्स है वह अकुंडलित हो गई। क्लियर है इतना? तो जब आपने इसमें से कोई भी चेंजेस उस प्रोटीन में कर दिए, कौन से वाले प्रोटीन में? बार बार मैं एक ही बात बोल रही हूं, प्राकृत प्रोटीन, इनमें से आपने कोई भी चेंजेस किए तो उसकी जो हेलिक्स होगी वो खुल जाएगी। हेलिक्स खुल गई तो प्रोटीन ने अपना स्ट्रक्चर बदल दिया। अब हेलिक्स खुलते ही वो जो प्रोटीन आपका जैव सक्रिय था वो जैव सक्रिय नहीं रहा, उसने अपनी जैव सक्रियता को खो दिया तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन का क्या हो गया? प्रोटीन का डीनेचराइजेशन हो गया, प्रोटीन का विकृतीकरण हो गया, प्रोटीन ने अपने नेचर को बदल दिया। ओके,
तो ये हेलिक्स खुल गई, तो हम बोलेंगे कि हेलिक्स क्या हो गई, हेलिक्स आपकी अकुंडलित हो गई। तो यहां पर प्रोटीन जो होगा अपनी जैविक, ठीक है, अपनी जैविक सक्रियता, जैविक सक्रियता को क्या करेगा, जैविक सक्रियता को खो देता है। प्रोटीन की वैसी एक्टिविटी नहीं होती, और अगर प्रोटीन ऐसा करने पे अपनी जैविक सक्रियता को खो देता है तो इसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन का विकृतीकरण इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको प्रोटीन के विकृतीकरण की डेफिनेशन मिल गई। बहुत सिंपल सी बात, प्राकृत प्रोटीन में अगर आपने कोई भी भौतिक परिवर्तन किया, जैसे आपने उसका तापमान बदला, आपने उसका पीएच बदला या आपने उसके हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ा, तो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, गोलीकार प्रोटीन, वो अपनी हेलिक्स वाली कुंडलियों को तोड़ देता है, कुंडलियां टूट जाती है तो वो अकुंडलित हो जाता है। और जैसे ही प्रोटीन आपका अकुंडलित हुआ, आप देखोगे कि उसकी जैविक सक्रियता है ना, वो खत्म होती जाती है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं रहता, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि गोलीकार प्रोटीन जो होता है ना, वो आपका 4 संरचनाएं बनाता है। पहली होती है आपकी प्राथमिक संरचना। पहली क्या होती है, प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना में आप क्या देखते हो, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। द्वितीयक में ये हेलिक्स के रूप में होता है। तृतीयक में 2 हेलिक्स आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हो गया टर्शरी। और चतुष्क संरचना आप देखते हो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें बहुत सारे जो पॉलीपेप्टाइड आबंध होते हैं वो जुड़कर आपकी ऐसा चतुष्क संरचना बनाते हैं। अब बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्रोटीन का विकृतीकरण हुआ है, इस प्रोटीन के विकृतीकरण में आप क्या देखोगे कि ये जो प्राथमिक वाली संरचना है ना, इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसका तो हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो जब हेलिकल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो अकुंडलित क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोटीन का विकृतीकरण होता है उसकी वजह से प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभावित कौन होती हैं, ये दोनों ज्यादा प्रभावित होती हैं, द्वितीयक और तृतीयक। और क्यों होती है, क्योंकि इन दोनों के पास हेलिक्स है, वो हेलिक्स ओपन हो गई, अकुंडलित हो गई। प्रोटीन है, उसने अपनी जैव सक्रियता को खो दिया। तो यहां पर नोट डाल के एक इंपॉर्टेंट चीज आप क्या लिखोगे कि प्रोटीन के विकृतीकरण से, प्रोटीन के विकृतीकरण से प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। क्या रहती है, प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दोबारा क्यों दिखाए हैं, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दोबारा यही बताने के लिए दिखाए हैं कि प्राइमरी में हेलिक्स नहीं है तो वो अकुंडलित नहीं होगी। जो मेजर इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा, वो किस पे पड़ेगा, वो आपकी द्वितीयक और तृतीयक वाली संरचना पे ही पड़ेगा। तो आप देखोगे कि जो प्रभावित होगी वो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना होगी। कौन सी संरचना होगी, वो प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना होगी। तो बच्चों, हम ये कहेंगे कि जो मेजर इफेक्ट आया वो सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी वाले स्ट्रक्चर पर आया, प्राइमरी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। तो प्रोटीन का विकृतीकरण होना मतलब कि प्रोटीन जो है आपका, उसने अपनी जैव सक्रियता को खो दिया। क्लियर इतना? तो मेजर इफेक्ट किस पे आया, प्राइमरी और सेकेंडरी पे। अब अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये एक उदाहरण भी दिया था और मैंने बोला था कि मैं इसको दोबारा अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगी कि हमारे दिमाग में कभी कभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम अंडों को बॉईल करते हैं, अंडों को उबालते हैं, तो वो वाटर जो होता है वो कहाँ चला जाता है। तो बच्चों, वो जो आंसर है उसका यही छुपा है कि उस जो अंडे का अगर आप बॉईल करते हो ना, तो उसका अंडे में प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, उसका विकृतीकरण हो जाता है। विकृतीकरण और स्कंदन होने के कारण उसका जो जल है वो क्या हो जाता है, वहां से अवशोषित हो जाता है। क्लियर?
तो यही रीजन है, क्योंकि जो आपका एग है वो किससे मिलके बना है, वो आपका प्रोटीन ही है। क्लियर इतना? चलो अब एक और चीज डिस्कस करते हैं। एग का एग्जाम्पल तो हमने देख लिया, ये डायग्राम, ठीक है। अब ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, ये आपका ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स का, अणुओं का आपको डायग्राम दिया गया है। तो हम बोलेंगे कि ये किसका डायग्राम है, ये आपकी हीमोग्लोबिन की पहली वाली प्राथमिक, दूसरी द्वितीयक, तीसरी आपकी तृतीयक और चौथी आपकी चतुष्क संरचना है। ठीक है, ये यहां तक का जो स्ट्रक्चर है ना, मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, जो आपको सिंपल सिंपल दिख रहा है, ये आपका प्राथमिक संरचना है। जो यहां तक आपको दिख रहा है ये आपकी द्वितीयक संरचना है। ये जो आपको यहां तक दिख रहा है ये तृतीयक संरचना है, और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है वो आपकी चतुष्क संरचना है। ठीक है, ये आपके ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि कैसे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचनाओं से मिलके बना होता है। अब बच्चों आप देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स को अलग अलग कलर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं पहले आपको बताती हूँ ब्लू बॉल्स के बारे में। ठीक है, ब्लू बॉल्स भी आपके पास में दो तरीके की हैं, एक आपकी लाइट ब्लू है, एक डार्क ब्लू है। ठीक है, तो हम इसको बना लेते हैं पहले। यहाँ पे एक लाइट ब्लू है, एक हमारी डार्क ब्लू है, ठीक है, एक येलो है, एक रेड है, एक आप लोगों की ग्रीन बॉल है, ठीक है, और क्या है, एक आपकी ग्रेइश है। ठीक है, ग्रेइश को हम कैसे बनाएं, ग्रेइश को हम व्हाइट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ग्रे कलर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका, आप देखोगे रेड के ऊपर एक कुछ ब्लैकिश सा है। ठीक है, ऐसे रेड बना हुआ है और उसके ऊपर आपका एक ब्लैकिश सा स्ट्रक्चर है, रेड के ऊपर एक ब्लैक सा डॉट लगा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताना है कि ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये सारे इंडिकेशंस आपको इस डायग्राम में दिए हुए हैं। ओके, तो ये हीमोग्लोबिन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना है। इसमें जो आपकी ब्लू वाली बॉल्स है ना वो कार्बन है, दूसरी नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, रेड वाले आपके नाइट्रोजन है, सॉरी, जो आपका ग्रीन वाला है हाइड्रोजन, एक हो गए आपके ऑक्सीजन, और एक ये जो हो गए ये हो गए आपके हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं। हमेशा C और N के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये मैं आपको आगे न्यूक्लिक एसिड वाले स्ट्रक्चर में बताऊंगी। और यहाँ पर ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, ये आपके हीमोग्लोबिन के पार्टिकल्स है। क्लियर है? तो ये प्रोटीन के विकृतीकरण में हीमोग्लोबिन में आपको कैसे चारों संरचनाएं बताई गई है, ये आप यहाँ पर समझिए। अब मैंने आपको एक उदाहरण दिया अंडे के बॉयल होने का, एक और आपके दैनिक जीवन का बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वो है आपका दही का जमना। देखा है दही का जमना? सब बच्चों ने देखा है, छोटी क्लास से पढ़ते हुए भी आ रहे हो। अब ये जो दूध से हम दही जमाते हैं ना, तो आपने देखा है कि दूध से दही जमाने के लिए हम उसमें कुछ जमावन डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? उस जमावन को डालने का मतलब ये होता है कि हमारे जो मिल्क है, दूध है, उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये जो आपका दूध से दही बन रहा है ना, तो ये भी प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है, क्योंकि वो विकृतीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? इस दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की उपस्थिति में होता है। तो हमसे कोई पूछे कि प्रोटीन के विकृतीकरण के दो उदाहरण बताओ, तो पहला तो बताना दूध से दही का जमना, और दूसरा बताना कि जब हम अंडे को बॉईल करते हैं, अंडे को उबालते हैं, तो उसका जो पानी होता है वो आपका कहाँ चला जाता है, ये भी आपका प्रोटीन के विकृतीकरण का ही उदाहरण है। क्लियर? तो यहाँ पर प्रोटीन का विकृतीकरण हमारा कंप्लीट हुआ।